1962 वॉर जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था उसमें इंडिया को बहुत ही ह्यूमिलेटिंग हार का सामना करना पड़ा। इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से हार गया था। तो उस हार का विश्लेषण करेंगे हम लोग आज कि इंडिया हारा क्यों था, इंडिया के हारने का रीजन क्या था, इंडिया पे चाइना ने अटैक क्यों किया। इन सारे टॉपिक्स पे आज बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंडिया पे अटैक क्यों किया था चाइना ने। 1949 में जो चाइना के शासक थे माओ, उनका एक स्टेटमेंट था, उनका कहना था कि तिब्बत हथेली है। उन्होंने कहा था हमारी जो हथेली है वो तिब्बत है और हमारे जो फिंगर्स हैं वो सिक्किम, नेपाल, भूटान, अरुणाचल, लद्दाख, ये 5 हमारे फिंगर्स हैं। और इसी एजेंडे पे चाइना आज तक काम करते आ रहा है। मतलब आज तक उसका एजेंडा चेंज नहीं हुआ, यही एजेंडा रहा है और चाइना इसी एजेंडे पे काम करता है और उसको लगता है कि तिब्बत उसी का हिस्सा है जो उसने कब्जा कर लिया। ऑब्वियस बात, उसने कब्जा कर रखा 1950 से एंड 1962 में उसने कब्जा कर लिया लद्दाख के एक पार्ट अक्साई चीन पे। और उन्होंने 1962 में अरुणाचल पे भी कब्जा किया था, बट अरुणाचल को उनको पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, जो इंटरनेशनल प्रेशर था उसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा था अरुणाचल, बट उन्होंने कब्जा कर लिया था उस पर भी। तो उनका एजेंडा था ये कि उनको ये सब अपने कब्जे में लेना है। तो उनका क्लेम था, जो चाइना था उनका क्लेम था कि जो अरुणाचल है जिसको नेफा बोला जाता था, जिसको नेफा कहते थे उस वक्त पे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और जो लद्दाख है उनका कहना था कि लद्दाख और नेफा दोनों चाइना का पार्ट है। तो उनका कहना था कि चाइना का पार्ट है तो हमें दे दो, हमारी लड़ाई खत्म, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हमें दे दो, ठीक। बट इंडिया भी बोलता था कि नहीं हमारा पार्ट है, हम कैसे दे दें आपको। बट इंडिया सिर्फ बोलता था, करता कुछ नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो पॉलिटिशियंस थे इंडिया में उनका विल पावर था, स्ट्रॉन्ग नहीं था इस चीज़ को लेकर के कि हाँ उसके लिए कुछ करे वो लोग। तो वो लोग कुछ करते नहीं थे इसको लेकर के, बस बोलते थे कि हाँ ये इंडिया का पार्ट है, हम नहीं देंगे आपको। तो मेन रीजंस यही थे कि चाइना ने 1962 में अटैक किया था इंडिया पे। अब अटैक किस दिन किया था, तो 20 अक्टूबर 1962 को अटैक किया था इंडिया पे चाइना ने, लद्दाख में और नेपाल में, दोनों जगह पे अटैक किया था। अब हम लोग इसके जो फ्लैशबैक में चलते हैं कि उस वक्त पे क्या हुआ था सीन। तो जब 1950 में चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया और तिब्बत को अपने कब्जे में लिया था, उस वक्त पे जो इंडिया के जनरल थे, जो आर्मी के चीफ थे करियप्पा, उन्होंने कहा था नेहरू जी से कि सर हमें आर्मी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाइना जब तिब्बत पे अटैक कर रहा है और उनका एजेंडा ये है कि तिब्बत उनकी हथेली है और लद्दाख उनका फिंगर है, तो ऑब्वियस ही बात है कि लद्दाख पे वो अटैक करेंगे और कभी भी कर सकते हैं। तो हमें अपने स्ट्रेंथ को और हमें अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि हम उसको रोक सकें अटैक्स। तो उन्होंने कहा था, जो नेहरू जी थे उस वक्त के, जो यहाँ पीएम थे और उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन। तो जो नेहरू जी थे उनका कहना था कि इंडिया एक शांति प्रिय देश है हम अहिंसा के पुजारी हैं, तो हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। हमारे ऊपर कोई अटैक कैसे करेगा, हम शांति के पुजारी हैं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करने वाला है और हमारे लिए पुलिस काफ़ी है, हमें फोर्स की जरूरत नहीं है, हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, जितना है उतना सफिशियंट है, इससे ज़्यादा जरूरत है नहीं अपने को। नेहरू जी का कहना था ये। बट शांति के पुजारी इंडिया है, ठीक है, हम हिंसा में बिलीव नहीं करते हैं, ये सच बात। जो अंग्रेज थे वो तो इंडिया में राज किए थे, तो हमारी आर्मी होती तो हम उस वक्त जीत जाते थे। तो ठीक है, हम शांति के पुजारी हैं, हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे, बट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो हम आर्मी रखेंगे ना यार, या वो भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं जरूरत नहीं है इसकी, आप छोड़िए इसको, अब अपना काम कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे कमी हुई, फर्स्ट कमी यहाँ पे हो गई। सेकंड क्या हुआ कि जब 1962 में जब अटैक करने वाला था चाइना, उस वक्त पे इंडियन आर्मी को ये महसूस हो गया था चाइनीज के एक्टिविटीज से कि हाँ इंडिया पे अटैक होने वाला है और हमें अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना चाहिए। तो उस वक्त जो जनरल थे इंडिया के थिमैया, उन्होंने कहा वीके कृष्णा से, जो वीके कृष्णा मेनन थे, उनसे कहा कि सर हमें अपने आर्मी को और अच्छा करना होगा ताकि हम चाइना के अटैक को रोक सकें। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, तो अपना काम करो, कोई अटैक नहीं होने वाला, फालतू में बातें मत करो, जाओ यहाँ से। उन्होंने ऐसा बोल के हटा दिया उनको। हाँ, बट मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बताऊंगा कि उस वक्त पे भी इंडिया का जो एयरफोर्स था, इंडियन जो नेवी थी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब चाइना से कहीं आगे थे हम लोग, मतलब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी बहुत आगे थे चाइना से उस मामले में। बट आर्मी का स्ट्रेंथ उन्होंने नहीं बढ़ने दिया, आर्मी को उन्होंने रोक के रखा
जो वीके मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर जो उस वक्त के थे उनसे ज़्यादा बोलते भी नहीं थे नेहरू जी। जो बोलते थे डिफेंस मिनिस्टर वो नेहरू जी करते थे डिफेंस के मामले में। तब जो उस वक्त जनरल थे थिमैया, उनको लगा कि हमारी बात तो ये सुन नहीं रहे, मेनन जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए, मुझे डायरेक्ट बात करनी चाहिए नेहरू जी से, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और चाइना कभी भी अटैक कर सकता है, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना बहुत जरूरी है। इसको लेकर के वो पंडित जी से मिलने गए। पंडित जी ने सारी बात बहुत प्यार से सुनी, उनकी सारी बात उनकी बहुत प्यार से सुन लिया कि ठीक है आप बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए, मैं सुन लेता हूँ। उन्होंने सारी बात सुन लिया और सुनने के बाद उन्होंने कहा थिमैया से, जो उस वक्त के जनरल थे थिमैया, उनसे कहा कि आगे से आप ध्यान रखिएगा कि आप प्रोटोकॉल को फॉलो करें और आप पहले डिफेंस मिनिस्टर से मिलें, उनको प्रॉब्लम बताएं, फिर मेरे पास आए, मेरे पास डायरेक्ट मत आए कभी भी। फिर उनको थोड़ा ह्यूमिलिटी सा फील हुआ, वो चले गए। फिर जब ये वीके मेनन को मालूम चला कि ये ऐसा किए हैं थिमैया, डायरेक्ट जाके मिले पंडित जी से, तब उन्होंने थिमैया को बहुत सुनाया, बहुत बोला, डांटा उनको कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर मैं हूं ना, आप मेरे से मिलिए, आप उनसे जाके क्यों मिलेंगे। फिर उसके बाद थिमैया जो थे जनरल, वो काफ़ी हताश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब रिजाइन दे देने में फ़ायदा है और उन्होंने रिजाइन देने का सोचा। तब तक चाइना ने अटैक किया। अब थर्ड मिस्टेक पे बात करते हैं हम, जो इंडिया ने थर्ड मिस्टेक किया। थर्ड मिस्टेक इंडिया से हुआ, तो आप खुद सोचो कि अगर मैं फैमिली का हेड हूं और मुझे मालूम है कि मेरे घर पे अटैक हो रहा है या होने वाला है, तो क्या करूंगा, मैं घर पे रहूंगा कि मैं जाऊंगा अपने दोस्तों से मिलने की, चलो ठीक है मैं दोस्तों से मिल के आता हूँ, 15 दिन अपने दोस्तों के साथ मीटिंग करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, कुछ भी है, मैं वहां पे आराम से 15 दिन रहूंगा। ये क्या था? ये तो गलत चीज है ना। अगर आपके घर पे अटैक होने वाला था, आप घर पे रहे अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, उसका ध्यान रखें अपनी फैमिली का। बट नहीं, उस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी देश से बाहर चले गए थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी घूम रहे थे। जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त पे न्यूयॉर्क और लंदन में घूम रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे अपने वो कॉमनवेल्थ की मीटिंग कर रहे थे। और जब वो काठमांडू एयरपोर्ट पे आए, जब उनसे पूछा गया, जब मीडिया ने पूछा कि सर चाइना तो अटैक कर दिया है, अब आप क्या करेंगे, तो उनका जवाब सुनिए क्या था। उनका जवाब अजीब सा था। नहीं, हमने अपने आर्मी को बोल दिया है, हमारी आर्मी ना उनको चाइनीज को खदेड़ देगी, भगा देगी। अरे कोई मतलब क्या कोई गेम चल रहा था भाई कि खदेड़ देंगे? क्या चल रहा था? हम बोल दें आर्मी को खदेड़ देंगे, क्या मतलब ये क्रिकेट का मतलब मैच चल रहा है क्या ग्राउंड में कि भाई एक टीम हम लोग खेल रहे हैं, दूसरा टीम आया तो उसको भगा दे डंडे लेकर के। चाइनीज आपका इंतजार कर रहे हैं भागने के लिए, भाई और उनको भगा दीजिए, वो भाग जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया लापरवाह की तरह। उनको कोई मतलब नहीं था उस चीज़ से। उनको लगता था कि हमारी पुलिस सफिशिएंट है, हमारे को कोई अटैक करेगा नहीं, छोटा मोटा अटैक हुआ है वो ऐसे चले जाएंगे चाइनीज लोग। क्योंकि वो इस बिलीव में जीते थे, जो पंडित जी थे वो इस बिलीव में जीते थे कि हमें अहिंसा का हम पुजारी हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। हम हिंदी चीनी भाई भाई हैं, चाइनीज को भाई मानते थे कि हम हिंदी चीनी भाई भाई हैं, और उसी में वो खुश रहते थे, जिसकी वजह से इंडिया की हालत ऐसी हो गई थी और इंडिया को अपना बहुत बड़ा एक हिस्सा गंवाना पड़ा था अक्साई चीन। इंडिया को इवन अरुणाचल भी गंवाना पड़ जाता अगर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं होता। तो ये पॉलिटिकल विल पावर की वजह से इंडिया की हालत ऐसी हो गई। आप सोचिए, आप उस वक्त पे जितने जवान मतलब लड़ाई में मरे थे ना, उससे थोड़ा बहुत कम जवान जो मतलब जो सैनिक थे वो ठंड की वजह से मर गए, उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि बर्फीले जो इलाके थे वहां पे लड़ाई हो रही थी और वहां पे उनके पास ना बूट था, ना बढ़िया कपड़े थे, गर्म कपड़े, ना टेंट था रहने के लिए। तो कैसे रहेंगे? वहां बर्फ गिर रहा हो ऐसे ही है, ना टेंट है ना कुछ है, कहाँ रहेंगे वो? तो आपने कोई उनको दिया नहीं था। उनको शूज कैसा मिला था आपको मैं सब दिखाऊंगा, मेरे बैकग्राउंड में आपको सब मिलेगा, सारे शूज का मतलब सारा उनका इमेज मिल जाएगा कैसा था। आप देखेंगे बैकग्राउंड में तो शूज कैनवास वाला शूज था, जो कपड़े का शूज होता है ना उसमें था। सोचिए कपड़े के शूज पहन के जाएंगे आप बर्फीला इलाके में, तो क्या आपको ठंड नहीं लगेगी? आपके पास बढ़िया जैकेट नहीं है। आजकल के जो अपने सैनिक उनके पास देखिए कितना बढ़िया जैकेट है। आजकल देखिए आप कितना अच्छे जैकेट पहनते हैं, बूट है, उनके पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। बट उस वक्त जो सैनिक थे उनके पास ना कपड़े थे बढ़िया, ना जूता था, ना गोला बारूद था, ना बढ़िया गन था, कुछ नहीं था।
तो लड़ेंगे किससे? आप उनको हथियार नहीं दे रखे हैं तो कुछ कैसे लड़ेंगे वो लोग? उनको एरिया अच्छा नहीं दे रखा आपने, कि वहाँ पे टेंट नहीं लगा रखा आपने, कुछ नहीं किया आपने, कैसे लड़ेंगे? घोटाले करने में बिजी थे। जो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णामेनन, उन पे तो आरोप लगा था कि वो जीप घोटाला कर दिए थे। मतलब चोरी उस वक्त भी होती थी, देख लीजिए, आप देखिए खुद ही, जीप घोटाला। हमारे बिहार में भाई साहब थे लालू प्रसाद जी, चारा घोटाला कर लिए थे। उनके बेटे के ऊपर मिट्टी घोटाला का आरोप लगा था कि वो मिट्टी चोरी कर लिए थे। तो मतलब इंडिया में खैर घोटाला तो बहुत फेमस है, घोटाला होते रहता है। बट आर्मी के मामले में घोटाला करना ठीक नहीं है। आर्मी हमारे देश का सुरक्षा करता है, आर्मी की वजह से हम सब सुरक्षित हैं, रात में सोते हैं अच्छे से, और उन्हीं में आप घोटाला करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो उस वक्त ये सारी दिक्कतें हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी खराब थी कि जाने के लिए रोड तक नहीं था, बस जंगल से जैसे तैसे आर्मी पहुंच जाता था। आप बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रोड नहीं था, बहुत पहले ही गाड़ी जो जीप था वो ड्रॉप पे चला जाता था इंडियन आर्मी को। अब वहाँ से इंडियन आर्मी लगभग 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पैदल जाती थी फ्रंट पे लड़ने के लिए, मतलब जो बॉर्डर होता वहाँ जाती थी। हालत ये हो गई थी। तो आप कहाँ ध्यान देते थे इंडिया के आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर पे? और उसका एक रीजन ये भी था ध्यान नहीं देने का, क्योंकि उनको लगता था कि अगर इंडियन आर्मी को हम पावरफुल बना देंगे तो क्या पता कहीं ये तख्ता पलट हो जाए और हमारा जो गद्दी है वो चला जाए। तो नेहरू जी को किसका भी डर था। दूसरा उनका एक अपना मतलब सेल्फिशनेस था। उनको लगता था कि अगर हम ये अहिंसा के पुजारी का हम बात करेंगे कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम हिंसा नहीं चाहते हैं, तो क्या पता अगला जो यूएन का चीफ है वो मैं ही बन जाऊँ, है ना, नोबेल पुरस्कार मुझे मिल जाए, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि इंडियन आर्मी इतना स्ट्रेंथ उनका ज़्यादा हो जाए। बट बाद में जब 1962 के बाद उनकी आँख खुली कि नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है मतलब फौज को स्ट्रेंथ देना, तब उन्होंने फिर शुरू किया था फौज को स्ट्रेंथ देना। उस वक्त पे इंडिया का अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए आर्मी की, तो जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ था ऐसा बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 18,000 to 20,000 इंडिया का स्ट्रेंथ था आर्मी का, और जो चाइनीज का स्ट्रेंथ था वो 80,000 था। और जो इंडियन एयरफोर्स, जो इंडियन नेवी था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो एक यहाँ पे गलती हुई है डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त पे कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को परमिशन नहीं दिया कि वो अटैक करे। अगर इंडियन एयरफोर्स उस वक्त पे अटैक करता तो ना सारी चीन हाथ से जाता, ना इंडिया को इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ती जितना कि झेलना पड़ा। जब परमिशन मांगने गए तब उनका कहना था कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में कि हमने तो अटैक कर दिया, छोटा मोटा अटैक चाइना ने किया है, खत्म हो जाएगा। छोटा मोटा अटैक था, अब साइड चीन ले गया चाइना इतना बड़ा हिस्सा इंडिया में, छोटा मोटा अटैक कैसे हो गया? तो अगर इंडियन एयरफोर्स उस वक्त पे अटैक करता तो शायद हम लोग जीतते, है ना, किसी भी हालत में। क्योंकि उस वक्त में जीतने के चांसेस इंडियन एयरफोर्स के अटैक करने के बाद 99% था। रीजन ये था क्योंकि जो हिमालयन रीजन में लड़ाई हो रही थी तो वहां पर इंडियन एयरफोर्स का पहुंचना बहुत इजी था, बट चाइनीज एयरफोर्स का पहुंचना बहुत नामुमकिन के बराबर था, इम्पॉसिबल था। और अगर इंडियन नेवी को भी अगर ऑर्डर मिल जाता, परमिशन मिल जाता, तो इंडियन नेवी क्या करता, तो वहां पे जो उनका जो सप्लाई होता था सामान का उसको ब्लॉक कर देता इंडियन नेवी। जो सी के रास्ते, जो समुद्र के रास्ते जो सामान का सप्लाई होता था, रसद का सामान, तो उसको ब्लॉक कर देता इंडियन नेवी। सामान नहीं पहुंचता तो ऑटोमेटिकली वो लोग वहाँ पे करते सरेंडर कर देते। अगर सामान नहीं पहुंच पाएगा तो सरेंडर तो करना पड़ेगा उनको ना। बट ये लोग परमिशन नहीं दी उसको लेकर के, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, उन्होंने बोला कि नहीं जरूरत नहीं है इसकी, छोड़ दीजिए आप, रहने दीजिए। जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ही ह्यूमिलेटिंग हार का सामना करना। बट अब सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुका है और चाइना को अभी भी यही लगता है कि 1962 का टाइम है और इंडिया को जैसे हम हरा दिए थे वैसे फिर से हरा सकते हैं। बट वो गलतफहमी में है। अभी लास्ट ईयर ही गलवान में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और ये बहुत ही दुखद घटना थी। बट हाँ, एक अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे 20 जवान शहीद तो हुए थे, बट हमने चाइना के लगभग 40 से अधिक जवानों को मार दिए। जो हमारे जवान थे उन्होंने लगभग चाइना के 40 से अधिक जवानों को मारा था और उस दर्द को चाइना भूल नहीं पा रहा। चलिए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और आपको पूरा उस वक्त जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको समझाऊंगा पूरा मैप के थ्रू कि कहाँ पे लड़ाई हुई थी और क्यों हुई थी लड़ाई।
रीजंस क्या था उसकी लड़ाई होने का, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।